Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So बेटा I welcome you all to the 8th lecture of NLM, है ना, गति के नियम। और बेटा इसमें हम पढ़ेंगे घर्षण। घर्षण एक टिपिकल थोड़ा सा मुश्किल बल है और जनरली दिक्कत आती है हल्की फुल्की। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 1% भी दिक्कत ना आए और बड़े आराम से प्यार से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है बेटा, क्लास प्रॉपरली संभालनी है, थोड़ा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और सवालों को साथ के साथ प्रैक्टिस करना है। मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया है। पहले मैं पूरी थ्योरी कवर करूंगा, फिर एक साथ एग्जाम्पल्स उठाऊंगा 8-10, ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास के साथ। तो बेटा देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये कि घर्षण क्या होता है। बिल्कुल आराम से सादा भाषा में समझते हैं, ठीक। हमने क्या किया, हमने बेटा एक ब्लॉक लिया, ठीक है। मेरी बात समझना थोड़ा आराम से। हमने क्या किया, एक ब्लॉक ले लिया, ये रहा। इस ब्लॉक को बेटा अपन ने एक सरफेस पे रखा, ये सरफेस है इसका। देखो मैंने जानबूझ के यहाँ बीच में गैप बनाया। क्यों बनाया? कुछ समझाने के लिए। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये जो गैप है ना, इस गैप के अंदर अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ऊबड़ खाबड़ होता है, ये वाला भी और ये नीचे वाला भी। ये दोनों सरफेस जो है ना, जो अपने को बिल्कुल प्लेन प्लेन दिखते हैं, वो प्लेन नहीं होते। एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ऊबड़ खाबड़, यानी ये एक दूसरे में ऐसे फंसे होते हैं। बोले ठीक है सर, इसको इंटरलॉक्स कहते हैं। बोले ठीक है सर। अब क्या होगा बेटा, मान लो हमने इसको कुछ स्पीड दे दी, अपन ने इसको कुछ स्पीड दे दी आगे की तरफ, ठीक है, ध्यान से सुनना। स्पीड दे दी और स्पीड दे के देखा कि भाई जो भी स्पीड थी, मान लो अपन ने 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, जो अपने दिमाग में आया, अपन ने कुछ 20 मीटर पर सेकेंड को चाल दे दी। यानी कि एक ब्लॉक लिया और उसको सतह पे से अपन ने स्लाइड कर दिया। अब थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ये धीरे 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 जाके रुक जाता है। ये तो अपन डे टू डे लाइफ में देखते हैं। बोले हाँ सर, ये तो होता है। यानी कि वो ब्लॉक जो है, अपन ने बाहर से कुछ नहीं किया, केवल वो सरफेस पे, सतह पे चलते चलते ही धीरे धीरे रुक जा रहा है अपने आप ही। मतलब कोई तो बल ऐसा रहा होगा जो इसके गति का विरोध कर रहा होगा, जो इसको मंदन प्रोवाइड कर रहा होगा, जो इसकी चाल को घटा रहा होगा। मतलब ये जिधर जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में इसे खींच रहा होगा। बेटा उस बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। समझ गया बात को? यानी घर्षण बल कोई नया बल नहीं है, बहुत आराम है, बहुत बार हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। बस 2 सतह होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ संपर्क में होनी चाहिए। तो जब एक सतह दूसरे के सापेक्ष आगे की ओर बढ़ती है तो पिछली सतह उसे पीछे खींचने की कोशिश करती है, या ऐसे बोलो चलने से रोकने की कोशिश करती है। तो उस प्रतिरोधी बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। यानी अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे आराम से बता सकता हूं कि भाई इस पे एक बल लगेगा। मैं ब्लॉक पे बता रहा हूं बेटा, तो ब्लॉक पे पीछे की तरफ क्या लगेगा, घर्षण बल लग जाएगा। इसी बल को हम कहते हैं बेटा घर्षण। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो ज्यादा मुश्किल नहीं करना, करेक्ट। अगर कोई पूछ ले क्या क्या कंडीशन है, मैं बता देता हूं, सुनना। पहली कंडीशन तो ये होगी कि ये किन के बीच में लगेगा बेटा, 2 संपर्क में जो सतह है, संपर्क में सतहों के बीच। बोले ठीक है सर। इसके बाद इसका काम क्या होता है बेटा, यहां कंफ्यूजन आता है। इसमें बेटा देखो, फ्रिक्शन में अगर आप देखोगे ना, जब भी भाई बुक्स उठाओगे, पीवाईक्यूज उठाओगे, 50% क्वेश्चन थियोरेटिकल है, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजन, है ना, इस तरह के जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। 50% न्यूमेरिकल होते हैं। तो अपने को हर लाइन पे ध्यान देना है। तो ये जो लाइन है ना, पहली वाली जो मैं लिखने जा रहा हूं, उस पर क्वेश्चन बनता है। देखो लाइन क्या लिख रहा हूं, ये जो घर्षण बल है ये हमेशा क्या करेगा, दोनों सतह के बीच में जो सापेक्ष गति है, सापेक्ष गति, इसका विरोध करता है, का विरोध करेगा। समझते हो? मतलब ये ब्लॉक अगर आगे जाएगा तो घर्षण इधर लगेगा, इसे इधर चाल देते तो घर्षण कहां लगता, आगे। यानी एक सतह के सापेक्ष दूसरी सतह जहां भी जाना चाहेगी, ये उसको रोकने की कोशिश करेगा, सापेक्ष गति का। बोले ठीक है सर, करेक्ट। और ये इंटरलॉक्स के कारण पकड़ के रखा हुआ है ना, तो रोके की कोशिश करेगा, ठीक। इसी की जगह अगर मुझसे बोल दिया जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस पॉइंट पर अपने को फोकस करना है। गति की अगर बात करता है तो ये गति का विरोध और सपोर्ट दोनों कर सकता है। दोनों कर सकता है। समझा बेटा मेरी बात को?
यानी कि ये सापेक्ष गति का हमेशा विरोध करेगा, लेकिन जब गति की बात होगी तो उसका सपोर्ट भी कर सकता है और विरोध भी कर सकता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? बेटा ऐसे समझो, जब अपन चलते हैं ना तो अपन किसकी मदद से चलते हैं? घर्षण की मदद से चलते हैं। आप ऐसे सोचो कि अगर एक फर्श पे पानी पड़ा हुआ है सर्फ वाला, तो अपन फिसल जाते हैं ना, नहीं चल पाते। मतलब चलने के लिए क्या चाहिए? सरफेस फिसलने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर घर्षण अधिक होना चाहिए। समझे? तो जब फ्रिक्शन ज़्यादा होता है या घर्षण होता है तो ही हम चल पाते हैं। मतलब हमें चलने में कौन मदद कर रहा है? फ्रिक्शन मदद कर रहा है। बोले ठीक है सर, मतलब ये गति का सपोर्ट किया यहाँ पे। और इस वाले केस में देखें तो ये आगे जा रहा था, ये इसको रोक दिया, तो यहाँ पे इसकी गति का क्या किया? विरोध किया। इसलिए हम कहते हैं कि घर्षण गति का विरोध और सपोर्ट दोनों कर सकता है, लेकिन सापेक्ष गति का हमेशा क्या करेगा? विरोध करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा आपको बेटा ध्यान रखना ही पड़ेगा, बाकी जब एग्जाम्पल्स देखोगे तब और थोड़ा क्लैरिटी होगा। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कहाँ पे फ्रिक्शन सपोर्ट कर देता है, करेक्ट, विरोध का भी दे दिया। अंडरस्टूड? तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये अपने स्टार पॉइंट बन जाएंगे। यानी कि ये जो 2 पॉइंट अपने निकल के आए ना, यहाँ पे बेटा अपने को अच्छे सवाल देखने को मिल सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। बोले ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद बेटा देखो, अब अपने को देखने पड़ेंगे कि घर्षण के ऊपर किस किस फैक्टर्स का इंपैक्ट आता है, ये किस किस पे निर्भर करता है, क्या इसके प्रकार होते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलेस क्या होते हैं, तो एक एक करके उसको देखते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ना पॉज करके इसको कॉपी कर लो। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना, सॉरी, इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, ये दोनों पॉइंट अच्छे से कॉपी कर लेना, वरना यहाँ गलती हो जाएगी फिर। ठीक है, चलो अब पॉज करो, कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। देखो दूसरा जो पॉइंट था, जैसा मैं कह रहा था कि वो कारण है ना, वो सारे के सारे फैक्टर्स बेसिकली जिस पर घर्षण निर्भर करता है। ठीक है, तो मुझे वो फैक्टर्स चाहिए जिनके ऊपर फ्रिक्शन निर्भर करता है। ठीक, एक एक करके शुरू करते हैं बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहले अगर बात करता हूँ, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करूँ तो सबसे पहले बेटा फ्रिक्शन जो है ये निर्भर करता है ना, एन पर। एन का मतलब होता है अभिलंब बल, नॉर्मल, करेक्ट। और ये बहुत बहुत इजी है इसको स्टडी करना। आप ऐसे सोचो कि जैसे अभी अपन ने कभी कोई एक टेबल ली और वो खाली है, उसके ऊपर कोई नहीं बैठा है, टेबल चेयर कुछ भी मान लो, और उसके ऊपर ने खिसकाया तो आराम से खिसका लेंगे। पर उसी पे अगर 1000 किलो का वजन रख दो और फिर खिसकाने की कोशिश करो तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो मतलब क्या हुआ होगा, जब आपने उस पर 1000 किलो का बल लगाया है ना, उसके ऊपर वजन रखा, तो उसकी वजह से जो टेबल और ग्राउंड है उनके बीच में क्या बढ़ गया होगा? अभिलंब बल बढ़ गया होगा, क्योंकि n बराबर mg होता है। बोले हाँ सर, तो यहाँ पर अभिलंब बल बढ़ने के कारण उसको खींचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे घर्षण भी बढ़ जाता है। यानी जितना ज़्यादा अभिलंब बल लगेगा बेटा, उतना ही ज़्यादा घर्षण लगेगा, उस वस्तु को खिसकाना उतना ही कठिन हो जाएगा। समझ में आती है बेटा? तो कुल मिला के बस नॉर्मल बढ़ा दोगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, बात इतनी सी है, करेक्ट। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आपका सवाल उठता है कि दूसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो जो सेकंड फैक्टर है बेटा, है ना, फर्स्ट तो अपना हो ही गया, जो सेकंड फैक्टर है उसे हम लोग कहते हैं कि फ्रिक्शन डिपेंड करेगा नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, है ना, कि जो सतह संपर्क में है उनकी क्या प्रकृति है, यानी नेचर ऑफ सरफेसेस। समझ गया बेटा बात को? तो अपन लिख सकते हैं सतह की प्रकृति, करेक्ट, सतह की प्रकृति, ये इस पे डिपेंड करेगा। मतलब ऐसे समझो बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये मतलब सतह ये जो दे रखी है, ये अगर स्मूथ है ना, स्मूथ को बता चिकनी सतह कहते हैं, तो अगर वो स्मूथ ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उस पर लगने वाला घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो खुरदुरी ज़्यादा है तो फिर उस पर घर्षण बढ़ जाएगा। बोले ठीक है सर, ये 2 फैक्टर निकल के आ गए। फिर आप बोलोगे कि सर इन फैक्टर्स को भी नापने का कोई क्या तरीका होता है क्या? बिल्कुल होता है। असल में बेटा ये जो F बराबर म्यू एन है ना, जो F प्रोपोर्शनल टू एन है, यहाँ से जब आप ये समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नियत आएगा, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को यानी कि म्यू को बेटा बोला जाता है घर्षण गुणांक। क्या कहते हैं इसको? घर्षण गुणांक। ये एक प्रकार से ऐसे समझो, यही बताता है कि कोई सतह कितनी ज़्यादा उसमें खुरदुरी है कि इस चिकनी सतह। समझे बात को? तो कुल मिलाकर के अगर खुरदुरी ज़्यादा है, घर्षण ज़्यादा होना है, तो म्यू उसका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर एक सवाल फंस जाता है अपना,
जो फिर से थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है। जनरली हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है कि म्यू जो है वो 1 से छोटा है। क्यों आता है दिमाग में? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आप जितने न्यूमेरिकल करोगे ना, आपको म्यू की वैल्यू 1 से कम ही मिलेगी। तो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा कि अच्छा म्यू मतलब 1 से छोटा होता है हमेशा, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि म्यू से 1 से बड़ा हो जाए। यानी म्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं कि म्यू जो है वो 1 से बड़ा, छोटा और बराबर तीनों हो सकते हैं। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है कि म्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता। म्यू कैन बी ग्रेटर देन 1, बाइक के बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। जनरली 1 से छोटा होता है पर 1 से बड़ा भी हो सकता है। बोले ठीक है सर, इस पॉइंट को अपन ध्यान रख लेंगे अच्छे से। बिल्कुल रखना ही पड़ेगा बेटा, है ना। ये वो पॉइंट हो गया एक तरीके से जहाँ पे अपना सवाल फंस सकता है। तो अपन ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे जिसके अंदर अपना क्वेश्चन फंस सकता है। करेक्ट। तो इस चीज़ पे अपन थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे कि ओके, ध्यान रखना है म्यू जो है 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर तीनों हो सकता है। बोले ठीक है सर। तो यानी ये 2 फैक्टर निकल के आ गए। अपने को पता लग गया कि भाई ये एन पे कैसे निर्भर करता है। अपने को ये पता लग गया कि ये सतह की प्रकृति पे कैसे निर्भर करता है। इसके अलावा कभी कभी अपने दिमाग में एक चीज़ आती है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। कभी कभी अपने दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता होगा। यानी जितना ज़्यादा सतह का संपर्क का क्षेत्रफल होगा, घर्षण उतना ज़्यादा हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। एक 10 किलो की वस्तु को बेटा आप सीधे सीधे रख दो, ठीक, कम क्षेत्रफल वाली साइड में, या लिटा दो, क्षेत्रफल बढ़ा दो। अगर उसका वजन 10 किलो है तो हर केस में अभिलंब बल कितना आएगा? 10 किलो आएगा। करेक्ट। और अभिलंब बल मान लो 10 किलो आया तो जो एन है वो तो समान ही रहेगा ना। समझे मेरी बात को? इस मार्कर को मैं ऐसे रखूं तो एक टिप जरा सा संपर्क में आएगा, ऐसे लिटा दूं तो संपर्क करके ये बढ़ जाएगा। लेकिन संपर्क एरिया या क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से एन में तो कोई परिवर्तन आ नहीं रहा। तो एन समान है। म्यू किस पे डिपेंड करता है? उनकी प्रकृति पे, वो भी समान है। तो घर्षण भी क्या रहेगा? समान। तो मतलब आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कि जो फ्रिक्शन है वो एरिया मतलब बेटा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। बात समझ में आती है? तो यानी किस किस पे डिपेंड करता है? अभिलंब बल, प्रकृति, और किस पे डिपेंड नहीं करता बेटा? ये डिपेंड नहीं करता एरिया के ऊपर। आई एम श्योर ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे बेटा। अगर ये अच्छे से क्लियर है तो इनको पॉज करो, कॉपी कर लो। अभी इसको आगे फर्दर जाएंगे, आगे और स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के प्रकार देखेंगे, फिर और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पॉज करो एक बार अच्छे से, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, आप कॉपी कर लो अच्छे से। ओके बेटा, देखो जैसा कि मैं कह रहा था ना, फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण के प्रकार। अब इसको देखते हैं जरा, ठीक है, कि कितने टाइप का फ्रिक्शन होता है, उसका मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ी थ्योरी है बेटा, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक बार ग्रिप में आ गई ना, फिर सवाल करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने कहा बेटा कि अगर सबसे पहले फ्रिक्शन के टाइप्स की अगर बात करते हैं तो मेरे हिसाब से अपन शुरू करते हैं सबसे पहले से। जो पहले टाइप का फ्रिक्शन है बेटा, उसको अपन सबसे पहले बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक को बेटा हिंदी में बोलते हैं स्थितिज घर्षण। अब देखो स्टैटिक शब्द या स्थितिज शब्द का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बेटा नो मोशन, यानी कि कोई भी बॉडी के बीच में गति नहीं है। यानी दो संपर्क जो सतह में है, मतलब एक दूसरे के संपर्क में है, वो बेटा एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं कर रहे। और उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको अपन बोलेंगे स्थितिज घर्षण। यानी कुल मिलाकर के अभी हमने देखा ना कि भाई एक ब्लॉक है, मान लो आप ऐसे सोचो कि एक 100 किलो का ब्लॉक है। अब ऐसा थोड़ी कि आपने उसको फूंक मारा और वो चलने लग जाएगा, थोड़े से बल पे थोड़ी चलेगा, या जरा सा बल लगाया और चलने लग गया। बहुत ज्यादा बल लगाओगे तब चलेगा। करेक्ट, मतलब थोड़ा सा बल लगाने पर ऐसा हो सकता है कि वो ना चले। मतलब जितना बल आपने लगाया उतना ही घर्षण पिछली दिशा में लग जाए और एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। मतलब 10 न्यूटन का बल आपने लगाया और घर्षण ने भी 10 न्यूटन लगा दिया, तो बेटा बॉडी चलेगी थोड़ी, और जब नहीं चलेगी तो गति में नहीं आएंगे। उस वक्त जो घर्षण लगता है उसको बोलते हैं स्थितिज घर्षण। बाकी मैं अभी एक न्यूमेरिकल लूंगा, उसमें अच्छे से शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा मैथमेटिकली कैसे होता है। अभी आपको सुनना है, एज एन इंफॉर्मेशन समझना है और याद रखना है। ठीक है, तो हमने कहा स्टैटिक का मतलब हो गया बेटा, स्टैटिक में जो पहला पॉइंट निकल के आता है वो ये है ना, कि ये कब लगेगा, जब सरफेसेस के बीच में, सतहों के बीच में सापेक्ष गति ना हो।
यानी कि अपन लिख देते हैं सिंपल भाषा में, जब तक स्लाइडिंग शुरू ना हो, यानी नो स्लाइडिंग, या आप लिख सकते हो नो सापेक्ष गति, नो सापेक्ष गति। इतनी बात समझ आई बेटा? इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। ठीक है, नो सापेक्ष गति। तो जब सापेक्ष गति ना हो, स्लाइडिंग ना हो, तो जो फ्रिक्शन लगेगा उसे स्थितिज या स्टैटिक बोलेंगे। बोले ठीक है सर। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से सुनना, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है उसके लिए अपन FS लिखते हैं। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए है, न्यूमेरिकल में नहीं काम आता, ज़्यादा कम ही काम आता है। तो ये FS हो गया। अपन म्यू एन तो पढ़े ही थे, तो यहाँ पर अपन इसको लिखेंगे बेटा म्यू एस इंटू एन रेदर देन कितना म्यू एन। फिर आप बोलोगे सर क्या यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होता है? मैंने कहा नहीं, ये इक्वालिटी का साइन नहीं होता, यहाँ पे आना चाहिए बेटा ऐसा साइन, यानी लेस देन और इक्वल टू। यानी कि जब अपन स्थितिज घर्षण की बात करते हैं तो बेटा वो जीरो से लेकर के, यानी कि जीरो से लेकर के म्यू एस इंटू एन तक कुछ भी हो सकता है, यानी कि हमेशा म्यू एस इंटू एन के बराबर या उससे कम होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? बेटा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आपने बाहर से कितना बल लगाया, वो ऐसे नहीं समझ में आएगा। उसके लिए जब मैं भी एग्जाम्पल उठाऊंगा तब समझ में आएगा। अभी तो खाली फॉर्मूलेज देखते जाओ। मैंने कहा ना इन्फॉर्मेशन की तरह रिसीव करो। अगली स्लाइड में एक एग्जाम्पल हुआ, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, अभी सुनो अच्छे से। तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि भाई FS का फॉर्मूला जो है वो लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है। बोले ठीक है सर। और इसके अलावा बेटा अगर अपन बात करते हैं, है ना, ध्यान से सुनना, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थितिज घर्षण की, ठीक है, ये भी क्या करेगा? ओवरऑल सापेक्ष गति का विरोध ही करेगा। क्लियर? बोले ठीक है सर। इसके बाद आता है बेटा अपना दूसरे टाइप का फ्रिक्शन। ठीक है, सेकंड जो टाइप अपना फ्रिक्शन का है बेटा, है ना, ध्यान से सुनना, उसे अपन कहते हैं सीमांत फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण या लिमिटिंग। बोलेगा सर इसका क्या मतलब है? बेटा सीमांत या लिमिटिंग का मतलब होता है एक्चुअल में मैक्सिमम स्टैटिक, यानी कुल मिला के बेटा अधिकतम घर्षण बल। बोले अधिकतम कितना होगा सर? अधिकतम तो बेटा म्यू एस इंटू एन ही होगा ना, या तो उसके बराबर या तो उससे कम। तो यहां पर जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जो FL आ जाएगा, FL बोलते हैं क्योंकि लिमिटिंग है, तो ये आता है बेटा म्यू एस इंटू एन। अब यहीं पे आपको न्यूमेरिकल बन जाएंगे बेटा, है ना, ध्यान से समझते हुए। अगर आपसे लिमिटिंग या सीमांत घर्षण पूछता है तो म्यू एस इंटू एन लिखना पड़ेगा, और अगर स्थितिज बोलता है तो लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन लिखना पड़ेगा। दोनों में फर्क समझ में आता है? बोले हाँ सर, मतलब ये इसका स्पेशल केस है, जब इसकी वैल्यू अधिकतम हो जाएगी तो उसी को क्या बोल देंगे? सीमांत। बेटा ऐसे समझो, जब दो सतहों के बीच में आप गति कराने की कोशिश करोगे ना, तो धीरे धीरे बाहर से बल बढ़ाने लगोगे, तो एक समय तक तो क्या करेगा, ये घर्षण इसको रोक के रखने की कोशिश करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब बल इतना अधिक हो जाएगा कि वो स्लाइड करने ही वाला होगा। तो जब जस्ट स्लाइड करने ही वाला होता है, उस क्षण पे जो घर्षण लगता है उसको बोलते हैं बेटा लिमिटिंग या सीमांत घर्षण। ठीक है सर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तीसरा, अभी इस पूरी इंफॉर्मेशन को आगे इंप्लाई कर देंगे, अभी समझते जाना। तीसरा बेटा अपने पास आता है गतिज। जब मैं गतिज कह रहा हूं बेटा, गतिज को अपन कहते हैं काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा तब होगा जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो चुकी हो। काइनेटिक शब्द का ही मतलब क्या होता है? गति। जैसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा जब किसी सतह के बीच के अंदर गति प्रारंभ हो चुकी हो, जब वो सतह एक दूसरे के सापेक्ष चल रहे हो, तो उस वक्त जो घर्षण आता है उसे बोला जाता है गतिज घर्षण। यानी कि जब स्लाइडिंग या सापेक्ष गति प्रारंभ हो चुकी हो। आई गेस बेटा इतनी बात समझ में आ गई। इसका जो फॉर्मूला आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? F, इसको क्या लिख देंगे? K, क्योंकि गतिज की बात कर रहे हैं। और बेटा ये निकल के आता है म्यू S की जगह कितना आ जाएगा आपकी बार? म्यू K, और साथ में कितना? N। यानी अगर तुमने थोड़ा ध्यान दिया, है ना, थोड़ा अगर तुम ध्यान दो तो तुम ऐसे समझो कि अपने पास एक तरीके से तीन तरह के घर्षण हो गए। सबसे पहले स्थितिज,
जिसका जो फॉर्मूला निकल के आ गया बेटा वो अपने पास कितना निकल के आ गया, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। फिर यहां देते हैं, सुनते जाना अच्छे से, तो लिमिटिंग या सीमांत जिसका निकल के आ गया म्यू एस इंटू एन, और आखिरी में होता है बेटा गतिज जिसका फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। तीनों में क्या फर्क है, ये तो तब है जब स्लाइडिंग ना हो रहा हो, ये भी तब है जब स्लाइडिंग ना हो रहा हो, लेकिन उसकी अधिकतम जब स्लाइडिंग बिल्कुल शुरू होने वाली हो, और ये तब है जब स्लाइडिंग शुरू हो चुकी हो। समझ गए बात को? तो इन तीन चीजों पे निर्भर करता है घर्षण किस प्रकार का लगेगा। क्लियर? मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी तीनों तरह के क्या होते हैं, तीनों के फॉर्मूले लिखवा दिए। अब मैं आपको ना न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाऊंगा कि कैसे वैल्यू निकलती है, कैसे फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, कैसे जाके रुक जाता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो आप एक बार के लिए इतने पार्ट को अच्छे से कॉपी करके समझ के दिमाग में बैठा लो, फिर बेटा अगला स्लाइड उठाना। अगला स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। तो बेटा देखो, मैं जिस एग्जाम्पल की बात कर रहा था उसे उठाते हैं, है ना। प्लीज समझना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से, बस इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम, ऐसे समझ लो। ये मान लो अपने पास एक ब्लॉक था बेटा, और ये अपने पास मान लो एक सतह है, सरफेस। ठीक, हमको क्या क्या डेटा गिवन है मैं बता देता हूं एक बार आपको। हमारे पास बेटा ये मास दे रखा है लेट से 10 kg। ठीक, यहां पे अपने को दे रखा है म्यू एस का वैल्यू 0.4, म्यू के का वैल्यू दे रखा है 0.35। करेक्ट? अभी सुनते जाना अच्छे से, फिर मैं बताऊंगा क्यों ये म्यू का वैल्यू कम है। इसके अलावा अगर n निकालेंगे तो अपने को पता है यहाँ पे n बराबर mg आएगा, तो वो जो mg निकल के आएगा वो आएगा 10, g की वैल्यू 10 मान लेते हैं, तो ये निकल के आ गया 100। बोले ठीक है सर, यानी ये इतनी कहानी तो वो है जो हमें सवाल में दे रखी, ये सब चीजें दे रखी। और अब इस सवाल में क्या किया गया बेटा, यहां पर एक बल लगाया, ठीक है, और वो वैल्यू जो है फोर्स की वो कितनी मान लो, कैपिटल F। इसकी वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लिख देते हैं बेटा, स्मॉल f। अपना सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट समझना है वो यहां पे ध्यान देना है। ये स्मॉल f कैसे कैसे बदलेगा, जैसे जैसे आप कैपिटल F को बदलोगे, कब ये गतिज हो जाएगा, कब ये स्थितिज होगा, कब सीमांत होगा, कैसे करेंगे इसको, ठीक है, वो समझेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा, एक टेबल जैसा बना लेते हैं। अपन क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसे करते हैं। इस पूरे पार्ट को यहां डिवाइड करते हैं, दो पार्ट, ठीक है, सुनना अच्छे से। जिसमें से अपन एक पार्ट में लिखते हैं कैपिटल F और एक पार्ट पे लिखते हैं स्मॉल f। बोले ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में। अब देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला जाएगा कि ये कैपिटल F की वैल्यू 0 है। आपको बोलेगा एक ब्लॉक है, उसको सतह पे रख दिया और म्यू दे दिया, और आपसे बोलेगा बताओ घर्षण कितना है। अब बच्चे जैसे ही सवाल देखते हैं ना वो खुश हो जाते हैं, अरे वाह, यहाँ तो म्यू दिया है, मास दिया है, म्यू mg लगा के अपन क्या निकालेंगे, फोर्स। बोले कैसे, बोले म्यू इंटू एन, एन बराबर mg, म्यू mg, तो बहुत आसान है। जबकि उस क्वेश्चन में फ्रिक्शन का आंसर क्या आना चाहिए, 0। बोले सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसे समझ, यहां जब कैपिटल F बल लगाएगा तब तो गति प्रारंभ होगी, तब तो फ्रिक्शन उसको खींचेगा, तब तो घर्षण आएगा। करेक्ट? जब इसमें फोर्स ही नहीं लगी, खाली ये रखा हुआ है इस तरीके जैसे पेन रखा हुआ है, तो अब ये कहीं चल थोड़ी रहा है, और जब ये चलेगा ही नहीं, गति होगी नहीं, तो घर्षण ही क्यों आएगा? यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? इसलिए समझ गए? तो कभी भी केवल ब्लॉक रखा हो तो उस पर कोई घर्षण नहीं आता, जितना बल आप लगाओगे उतना ही बल आएगा। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैंने इसको बढ़ा करके मान लो 10 न्यूटन कर दिया, ठीक, मैंने क्या किया, कैपिटल F को कितना बना दिया, 10। अब मुझसे बोला गया बताओ कितना घर्षण आएगा, तो मैंने कहा अब मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि स्लाइडिंग हुई तो म्यू के इंटू एन फॉर्मूला, नहीं हुई तो म्यू एस इंटू एन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं हो रही, मैं समझाता हूँ। आप सबसे पहले ऐसे केस में क्या निकाला करो, आप सबसे पहले बेटा ऐसे केस में निकालो एफ मैक्स। एफ मैक्स, आप बोलोगे सर एफ मैक्स मतलब, एफ मैक्स मतलब बेटा एफ एल, जो कि कितना निकल के आता है, म्यू एस इंटू एन। सबसे पहले ये निकालो, यहां से जब वैल्यू निकालोगे, म्यू एस अपने पास कितना है 0.4, एन अपने पास कितना है 100, ये निकल के आ गया 40 न्यूटन। मतलब ये वो फोर्स है बेटा जो सीमांत यानी कि जो लिमिट है, यानी ये इतने बल तक तो सतहों को हिलने ही नहीं देगा, उन्हें स्थितिज रखेगा, स्टैटिक रखेगा, स्लाइडिंग नहीं होने देगा। बोले ठीक है सर,
मतलब ये कि 40 न्यूटन ये जो बल आता है ना एफ मैक्स, ये अधिकतम घर्षण की क्षमता है, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो वो झेल सकता है। इसका मतलब ये जब तक आप इस पे 40 न्यूटन का बल नहीं लगाओगे तब तक ये चलने नहीं देगा। करेक्ट, इसकी शक्ति 40 न्यूटन तक रोक के रखने की है। आप बल लगा के क्या कर रहे हो, चलाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये रोकने की कोशिश कर रहा है। इसकी ताकत कितनी है, बोले सर 40 न्यूटन की ताकत है इसकी, 40 न्यूटन तक हिलने नहीं देगा। तो जब आपने 10 ही लगाया तो ये चलने देगा क्या, बोले सर नहीं चलने देगा, क्योंकि 10 तो 40 से कम है, इसके पास तो शक्ति 40 की है। मैंने कहा हाँ ये चलेगा नहीं, ये कंफर्म हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस पे घर्षण 40 लग जाएगा। आप ऐसे सोचो ना, अगर 10 आगे लग रहा है और ये चल नहीं रहा तो साम्य स्थिति में है, तो जितना बल आगे लगना चाहिए उतना बल ही तो पीछे लगना चाहिए। मतलब ऐसे केस में ये जो कैपिटल एफ आएगा, ये जितना आएगा उतना ही क्या आएगा, फ्रिक्शन। आपने अगर ये 10 लगाया तो यहाँ पे घर्षण भी कितना आया, 10, ताकि आगे का 10 और पीछे का 10 कैंसिल कर दे और ब्लॉक अपनी स्थिति पे बना रहे और चले नहीं। बोले ठीक है सर, मतलब बेटा भले उसके पास 40 के रोकने की शक्ति हो पर वो उतनी लगाएगा जितनी आवश्यकता है। ठीक है, इसी को समझदारी कहते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही काम करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना, कम भी नहीं करना। बोले ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद बढ़ा के मैंने तो इसको 25 कर दिया। अब मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 25 कर दिया तो ये भी कितना हो जाएगा, 25। समझदार है ना, बढ़ाते जाएगा। तुम 25 लगाओगे वही 25 लगाएगा, हिलने नहीं देगा। बोले ठीक है सर। इसके बाद इसने और फोर्स बढ़ाया, और फोर्स बढ़ा के इसको कर दिया 35। बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, 40 तक रोक के रखेंगे। तो यानी कि ये भी कितना लगेगा, 35। बोले सर 40 लग गई, 40। अब बिल्कुल लिमिट में आ गए, सीमा पे आ गए। यानी कि अभी तक तो रुक जाएगा, 40 तक तो रुक जाएगा क्योंकि इतनी अपनी शक्ति है। अब अगर इसने बढ़ा के कर ली 40.1, ठीक, मैं एक काम करता हूं, इस पार्ट को नीचे शिफ्ट कर देता हूं। हाँ, अब अपन ने कितनी कर दी बेटा, 40.1। सुनते जाना अच्छे से, 40.1, इतनी सी बढ़ाई 40 से। बोले सर आप कितनी बढ़ाओ, मेरी शक्ति तो 40 तक की थी। अब क्या हुआ, ये जो लॉक्स बने हुए थे बिल्कुल सीमा पे आने के बाद जैसे ही थोड़ा और बढ़ाया ये टूट गए। टूटते ही क्या होगा, जैसे ही लॉक टूटेंगे घर्षण थोड़ा सा कम हो जाएगा, समझे, और ये चलने लगेगा। क्योंकि शक्ति कितने तक की थी रोकने के रखने की, 40 तक की, यानी 40 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रोक के रखेगा। लेकिन 40 से जैसे ही ज़्यादा बढ़ा अब ये चलने लग गया। चलते ही घर्षण कैसा हो जाएगा, बोले सर काइनेटिक, गतिज। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट। और काइनेटिक अगर हो गया फ्रिक्शन तो जो मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी वो किसकी लिखनी पड़ेगी, काइनेटिक की। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, म्यू के इंटू कितना, एन। म्यू के अपने पास कितना था, 0.35, एन था 100, ये कितना निकल के आ गया, 35। बोले ठीक है सर। यानी कि जैसे ही चला तैसे ही ये फ्रिक्शन कितना निकल के आ गया, 35। कोई डाउट यहाँ तक, बोले नहीं सर कोई डाउट नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आगे देखो सर, यहाँ से इसको बढ़ा के मैं कर देता हूँ 40,000। बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। मैं कहा अब तुम जितना मर्जी बढ़ाते रहो। गतिज यानी कि काइनेटिक, एक बार स्लाइडिंग हो गई फ्रिक्शन फिक्स हो जाता है। कितना हो जाता है, म्यू के इंटू एन। यानी ये अभी भी कितना ही रहेगा, ये अभी भी 35 रहेगा। तुम 4 करोड़ कर लो, ये अभी भी कितना रहेगा, 35 रहेगा। बोले ठीक है सर, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा नहीं भी पूरा समझ में आ जाएगा। ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, पूरा समझ में आ जाएगा बेटा, है ना। अभी तक हमने क्या किया, फोर्स लगाना शुरू किया। 0 लगाया तो 0 लगा, 10 लगा तो 10, 25 पे 25, 35 पे 35, 40 पे 40। यहाँ तक अगर हमने देखा तो हमने ये देखा कि यहाँ तक हमारे जो बॉडी है, जो सतह है, उनके बीच में स्लाइडिंग शुरू नहीं हुई, वो स्टैटिक रहे, स्थितिज रहे। इसीलिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन आता है वो किस तरह का आता है, बोले सर स्टैटिक आता है। समझ गए बात को, स्टैटिक। फिर स्टैटिक 0 से लेके 40 तक कुछ भी हो सकता था, 0 भी था, 10 भी था, 25 भी था, 35 भी था, सभी को क्या बोलेंगे, स्टैटिक। इसमें इसकी जो सबसे अधिकतम वैल्यू हुई, यानी कि 40, इसको अपन ने क्या बोल दिया बेटा, लिमिटिंग या सीमांत। समझ गए, यानी ये स्थितिज हो गया पूरा का पूरा। इसमें जो इसकी सबसे अधिकतम वैल्यू है, यानी कि एफ मैक्स जो था, उसी को अपन ने क्या बोल दिया, लिमिटिंग या सीमांत।
बोले ठीक है सर, यहाँ तक भी बात तो सही है। इसके अलावा लास्ट में जो अपना ये बच गया 35 और ये 35, जब स्लाइडिंग शुरू हो चुकी थी तो इसे हम कह देंगे बेटा काइनेटिक या फिर गतिज। समझे बात को? तो इस प्रकार से 3 तरह के हो गए। पहले पूरा स्थितिज जब तक नो स्लाइडिंग, उसमें जो बिल्कुल लिमिट होती है लास्ट का अधिकतम, जब जस्ट अधिकतम घर्षण तक पहुंच गए स्थितिज तो फिर हो जाएगा लिमिटिंग या सीमांत, और जब चलने लग गए तो फिर बन जाएगा काइनेटिक या गतिज। बोले ठीक है सर, अब बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे फ्रिक्शन बदलता है। ये मुश्किल है बेटा, ये पार्ट आसान नहीं है, पर थोड़ा दिमाग लगा के करोगे तो हो जाएगा। एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार देख लो, क्या दिक्कत है। यही तो फायदा है ऑनलाइन लेक्चर्स का, ठीक। तो इस हिसाब से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? अभी गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी, अब इसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे थ्योरेटिकल अभी, और मैं एक एक करके अब आपको लिखवाना शुरू करूंगा, ठीक है। लेकिन आप पहले पॉज लेके इतना कॉपी कर लो, वरना एक साथ मिक्सअप हो जाएगा। तो यू पॉज द क्लास, आप यहाँ तक एक बार अच्छे से कॉपी करो, फिर मैं एक एक करके ऊपर सारे पॉइंटर्स लिख दूंगा, ठीक है। चलो पॉज करो और कॉपी करो। मैं आ जाता हूँ नोट्स के ऊपर, ठीक है। देखो सुनना अच्छे से, एक एक नोट्स उठाते जाएंगे वहां से और यहाँ पे लिखते जाएंगे। नोट नंबर 1 देखो, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो स्टैटिक की वैल्यू 0 भी है, 10 भी है, 25 भी है, 35 भी है, 40 भी है। बोले हाँ। और काइनेटिक की कितनी है? 35। यानी अगर मैं 10 को देखूं तो ये काइनेटिक से कम है, 35 को देखूं तो काइनेटिक के बराबर है, और 40 को देखूं तो काइनेटिक से ज़्यादा है। यानी कि ये बात हुई कि अगर मैं बात करता हूँ बेटा, है ना, ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थितिज घर्षण, तो ये ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन काइनेटिक तीनों हो सकता है। यानी कि स्थितिज घर्षण गतिज से ज़्यादा, बराबर, कम, तीनों हो सकता है। क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करूँ लिमिटिंग को कंपेयर करूँ, जैसे ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1, मान लो मैं लिमिटिंग को कंपेयर करूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, यानी कि सीमांत को, तो जो लिमिटिंग होगा वो हमेशा ही गतिज से क्या होगा बेटा? ज़्यादा, ठीक है। वो हमेशा ही क्या होगा? गतिज से ज़्यादा, काइनेटिक से ज़्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा लिमिटिंग के बाद जब चलता है तो इंटरलॉक टूटते हैं, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। थियोरेटिकली बात कर रहे हैं अपन सारे का सारा। ये देखो काइनेटिक 35 था, लिमिटिंग 40 था, यानी लिमिटिंग काइनेटिक से क्या होगा? ज़्यादा। क्लियर? अब यहीं से बेटा अगर अपन देखें तो इसको अपन लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन, इसको लिख सकते हैं बेटा म्यू के इंटू एन। एन से एन जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा म्यू एस ग्रेटर देन म्यू की। समझे? यानी कि यहाँ पर अपने को अगर ध्यान से देखें तो ये समझ में आ गया कि जो म्यू एस है वो भी म्यू के से क्या होगा? ज़्यादा। तो एफ एल एफ एस से ज़्यादा, म्यू के म्यू एल से ज़्यादा, सॉरी म्यू एस म्यू के से ज़्यादा, और एफ एस एफ के से ज़्यादा, कम, बराबर, कुछ भी हो सकता है। बेटा ये पॉइंट आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे, समझने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये लैंग्वेज में घुमा देगा आपको, नहीं तो सीधे सीधे आपको अगर बोल दिया गया कि भाई स्थितिज घर्षण गतिज घर्षण से ज़्यादा होता है तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, कम होता है भी सही हो सकता है, बराबर भी सही हो सकता है। लेकिन अगर अपने को बोल दिया गया कोफिशिएंट यानी घर्षण गुणांक कि स्थितिज घर्षण का घर्षण गुणांक गतिज के घर्षण गुणांक से हमेशा ज़्यादा होगा, तो ये सही है। कम होगा, गलत है। समझ गए? मतलब स्थितिज घर्षण गतिज घर्षण से कम हो सकता है, लेकिन स्थितिज घर्षण गुणांक गतिज घर्षण गुणांक से कम नहीं हो सकता। समझ गए? तो ये दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ के डिकोड करके दिमाग से लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, तब जाके दिमाग में बैठेगा। ठीक? मैं और पॉइंट्स बता रहा हूँ। तीसरा जो पॉइंट है बेटा वो होता है ग्राफ बेसिकली, है ना। थर्ड जो पॉइंट रह गया अपना वो है बेसिकली एक ग्राफ। मैं वो और समझाता हूँ। वो जो ग्राफ बनेगा बेटा वो अपना बनेगा ऐसे समझो, एक तरफ कैपिटल एफ आएगा, एक तरफ फ्रिक्शन आएगा। ठीक है? यहाँ जो वाई एक्सिस है अपना, वाई एक्सिस पे तो आएगा बेटा फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, और यहाँ पे आएगा कैपिटल एफ। करेक्ट? सुनते जाना अच्छे से। यहाँ पर बेटा हमने ये देखा कि जैसे जैसे, है ना, जैसे जैसे अगर अपन देखेंगे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, कैपिटल एफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा था। देखो दिखाता हूँ। 0 पे 0, 10 पे 10, 25 पे 25, 35 पे 35, 40 पे 40। यानी जैसे जैसे देखेंगे तो शुरुआत में अगर देखते हैं तो कैपिटल एफ बढ़ाने पे
जो फ्रिक्शन है वो भी बढ़ता जाएगा और सेम ऑर्डर में बढ़ता जाएगा। इस वजह से यहाँ पर क्या आया बेटा, एक सीधी रेखा आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ बेटा, जैसे ही ये गतिज हुआ, घर्षण एकदम से थोड़ा कम हुआ। यहाँ हमेशा ध्यान रखना सीधी लाइन नहीं आती, कर्व आता है, कर्व, ठीक। और इसके बाद वापस ये क्या करेगा बेटा, फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि नियत। यानी पहले फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, सीमा पे पहुंचा, उसके बाद एक कर्व से थोड़ा सा नीचे आया क्योंकि इंटरलॉक्स टूटे, और उसके बाद हमेशा नियत हो गया क्योंकि अभी ये गतिज हो चुका है। समझे बात को। तो यहाँ पर अगर कोई पूछ ले कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या लिखी है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला है ना बेटा, इस सबसे ऊपर वाले को तो अपन लिख सकते हैं FL, लिमिटिंग। उसके बाद अगर ये जो नीचे जो सीधी रेखा बन रही है, इसको अपन लिख सकते हैं FK, यानी कि गतिज। तो ये ग्राफ अच्छे से ध्यान रखना है। हो सकता है सीधे सीधे आपको 4 ऑप्शन दे दे और सही ग्राफ पूछ ले, तो हो सकता है कर्व की जगह सीधी लाइन दे दे और वहाँ कन्फ्यूजन हो जाए। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आएगा, एक कर्व आएगा। बोले ठीक है सर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, और कोई पॉइंट? मैंने कहा बिल्कुल, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है, और वो तो मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा। जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब याद दिलाऊंगा, तब जाके बैठेगा वो दिमाग, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेन को और सॉर्ट कर लो और अच्छे से सुन लो। चौथा पॉइंट ये कहता है कि जब कैपिटल F है ना, यदि कैपिटल F जो है ना, वो कैपिटल F जो है बेटा, वो म्यू इंटू एन से कम हो, म्यू इंटू एन से कम हो, करेक्ट। यानी जो बाहरी बल लग रहा है वो अधिकतम घर्षण से कम हो, तो ऐसे केस के अंदर नो स्लाइडिंग। क्या होगा बेटा ऐसे केस में? नो स्लाइडिंग। नो स्लाइडिंग मतलब कोई सापेक्ष गति नहीं होगी। और जब स्लाइडिंग नहीं होगी तो एक तरीके से ये जो बॉडी है बेटा, ये किस में रहेगा? साम्य स्थिति में। बोले बिल्कुल रहेगा। और साम्य स्थिति में यदि है तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो घर्षण बल आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा बेटा? कैपिटल F। कैपिटल F क्यों आया मैं समझाता हूं, सुनना मेरी बात अच्छे से। करेक्ट। मैंने कहा कि अगर जो बल लगाया वो अधिकतम घर्षण से कम है, मतलब उसकी जितनी ताकत थी उससे कम है, तो चलने तो नहीं देगा? बोले नहीं देगा। और उस केस के अंदर आप देखो जरा ध्यान से, पिछली स्लाइड में देखो, जब तक ये चला नहीं था यानी स्टैटिक था, तब तक जितना बाहरी बल उतना घर्षण, बाहरी बल घर्षण, बाहरी बल घर्षण। समझे? तो अधिकतम घर्षण तो 40 था, लेकिन जो फ्रिक्शन निकल के आया इन तीनों केसेस में 40 नहीं था। वो कितना था बेटा? वो जितना बाहरी बल था उतना ही था। बाहरी बल 0 तो 0, 10 तो 10, 25 तो 25, 35 तो 35। तो जब तक गति प्रारंभ नहीं होती, सापेक्ष गति, जब तक स्लाइडिंग नहीं होती, तब तक एक्सटर्नल फोर्स और जो फ्रिक्शन है वो क्या होते हैं? सेम। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा बेटा? हमने यहाँ पे लिख लिया कि भाई जब तक कैपिटल F म्यू एन से कम है, मतलब चलेगा नहीं, तो साम्य में रहेगा, और साम्य में रहेगा तो जो स्मॉल f है वो किसके बराबर होगा? कैपिटल F। यानी घर्षण किसके बराबर होगा? बाहरी बल। बोले ठीक है सर। इसको बेटा देखो दिमाग में समझ के बैठाना ही पड़ेगा, इसके बिना सवाल नहीं होंगे नहीं तो अपने। क्लियर? तो अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही मतलब जितना बाहरी बल उतना घर्षण, क्योंकि साम्य स्थिति है, जितना बल आगे उतना बल पीछे, क्योंकि साम्य स्थिति है। बोले ठीक है सर, हम कोशिश करते हैं। तो वेरी गुड। अगला पॉइंट और सुन लो, फिर अच्छे से लिख लेना। अगले पॉइंट में बेटा ऐसा है, और नहीं समझ पा रहे हो तो यहीं पॉज करके इतना लिख लो, भले कोई लोड नहीं है, ठीक है, मैं तो आगे बढ़ ही रहा हूँ। अगला पॉइंट इसी का जो है वो ये है कि यदि कैपिटल F ज़्यादा हो गया, किससे बेटा? म्यू इंटू एन से। ठीक, म्यू इंटू एन से। तो कैपिटल F अगर म्यू इंटू एन से ज़्यादा हो गया तो ऐसे केस के अंदर स्लाइडिंग चालू हो जाएगी। बोले हाँ सर, स्लाइडिंग मतलब सतह एक दूसरे के सापेक्ष फिसलेंगी। और अगर स्लाइडिंग हो गई तो चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, स्लाइडिंग हो गई मतलब काइनेटिक। यानी ऐसे केस के अंदर जो फ्रिक्शन आएगा, ठीक, वो कितना आ जाएगा? म्यू इंटू एन। राइट, म्यू इंटू एन। यानी ऐसे केस के अंदर जो फ्रिक्शन आएगा वो फ्रिक्शन आएगा बेटा म्यू इंटू। अब यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि अगर कैपिटल F कम पड़ गया अधिकतम घर्षण से
तो स्लाइडिंग नहीं हुई, साम्य स्थिति, इसलिए जितना बल आगे उतना बल पीछे, कैपिटल एफ और फ्रिक्शन बराबर हो गया। दूसरे केस में बोला अगर एफ म्यू एन से ज़्यादा हो गया, मतलब स्लाइडिंग प्रारंभ हो गई, स्लाइडिंग हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, अब वो साम्य में नहीं है, अब वो इंटरलॉक टूट चुके हैं, अब गतिज घर्षण आ चुका है, इसलिए एफ बराबर कितना, म्यू एन। तो ये पॉइंट तो समझ में आए होंगे, लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में कुरकुर कर रहा होगा, बोले सर ये म्यू ही लिखा है आपने, एस और के कहाँ चला गया। करेक्ट बेटा, ये सब थ्योरी के क्वेश्चन थे, ये न्यूमेरिकल के लिए है। ये जो चौथा पॉइंट अपन ने उठाया है ये स्पेसिफिकली के लिए किसके लिए बेटा, ये स्पेसिफिकली फॉर न्यूमेरिकल। क्योंकि बेटा जब आप न्यूमेरिकल्स देखोगे ना किताबों में तो आपको म्यू एस और म्यू के 90% ऑफ द केस में अलग अलग नहीं देगा, एक ही दे देगा। तो अपन मान लेंगे कि दोनों समान है, पर ये थ्योरेटिकली समान नहीं होते। थ्योरेटिकली म्यू एस म्यू के से क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ मान लेंगे कि हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल के हिसाब से सेम हो जाता है, इसलिए अपन ने म्यू सेम रख लिया। समझ गए, वरना यहाँ म्यू के आना चाहिए था और यहाँ म्यू एस आना चाहिए था। बोले ठीक है सर अब क्लियर हो गया, कब बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, इन चारों पॉइंट्स को बेटा अच्छे से अपनी कॉपी में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, बढ़िया से समझ लो, घोट के पीछे आओ। जब एक बार इतना हो जाए तो फिर आगे बढ़ना। करेक्ट, तो आज की क्लास में पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, लेंदी लेक्चर जाएगा। करेक्ट, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स उठाएंगे 1 to 10 एक साथ। ठीक है, हर तरह का एक एग्जाम्पल। चलो पॉज करो, कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। बस अब जरा सा नाम का बचा है, अब ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दो चीज़ें हैं, घर्षण कोण, विश्राम कोण, इसी में अपना नेट कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल भी आ जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। पता है तो एक लाइन में हो जाएगा, नहीं पता है तो फिर रह जाएगा, तो इसलिए सीखना तो ज़रूरी है। राइट, देखो समझाता हूँ क्या होता है। एक्चुअल में बेटा जो अपने सतह होती है ना, सरफेसेस जो होती हैं, वो सरफेसेस कुछ इस तरह की होती है। जैसे अपन ने सरफेस बनाई, एक सरफेस बनाई, वो कुछ ऐसे बनी। करेक्ट, उसी तरह से बेटा एक और सरफेस बनाई, वो दूसरी वाली जो सरफेस बनी वो कुछ इस तरह से बनी। ऐसे दो संपर्क में सतह बना दी। अब अगर ध्यान, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, समझ रहे हो, मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखा हुआ, तो ये थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू है। तो हमने देखा कि यहाँ संपर्क हर जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह है। जैसे कि यहाँ कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। करेक्ट, तो इस वजह से क्या होता है बेटा, जो नेट कांटेक्ट फोर्स आती है वो अलग अलग डायरेक्शन में आती है। तो उन सब का जो परिणामी निकाला जाता है वो परिणामी यहाँ कहीं निकाल दिया गया। ये आ गया अपना नेट कांटेक्ट फोर्स, यानी संपर्क के कारण कुल बल। और इसको किससे दिखाया जाता है बेटा, इसको लिखा जाता है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर अपने पास आ जाएगा संपर्क बल। क्या बात समझ में आती है? बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। कांटेक्ट फोर्स कहते हैं बेटा इसको इंग्लिश में। कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट लिए जाते हैं, सुनना अच्छे से, एक ऊपर की तरफ और एक क्षैतिज दिशा में। ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ कांटेक्ट लिया जाएगा, अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा r cos थीटा, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, r sin थीटा। ठीक, थीटा की तरफ जाएंगे तो cos, दूर जाएंगे तो sin। बेटा ये जो r cos थीटा निकला है ना, इसी को अभी तक जो अपन अभिलंब बल कहते थे ना, वो कहा जाता है। और ये जो r sin थीटा निकला है, इसको अभी तक हम जो घर्षण बल कहते थे वो निकल के आता है। तो कुल मिलाकर के घर्षण भी संपर्क के कारण होता है, अभिलंब बल भी संपर्क के कारण होता है। तो इन दोनों का जो परिणामी आता है, यानी घर्षण और अभिलंब बल, यानी फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट आएगा परिणामी, उसको बोलते हैं बेटा नेट संपर्क बल। समझे बात को? तो यहां से अगर कभी मुझसे पूछा जा सकता है तो पहला पॉइंट तो पूछा जाएगा कि नेट कांटेक्ट फोर्स ही कितना आएगा। तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि नेट कांटेक्ट फोर्स अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर आएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं बेटा, जल्दबाजी में फ्लो में ध्यान नहीं देते शब्द पे, और वो क्या करते हैं, वो ये लिख लेते हैं कि अच्छा संपर्क बल मतलब अभिलंब बल, नॉर्मल बल, कांटेक्ट फोर्स की जगह, जबकि उसका मतलब क्या है, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो जब भी कांटेक्ट फोर्स पूछेगा पहले घर्षण निकालोगे, अभिलंब बल निकालोगे, फिर दोनों का क्या लोगे, रिजल्ट। बोले ठीक है सर, एक तो ये ध्यान रखेंगे पॉइंट।
मैंने कहा वेरी गुड। दूसरा पॉइंट जो बेटा आपको ध्यान रखना है वो ये कि ये जो एंगल थीटा है ना, यहाँ पे थीटा, ये निकालने के लिए टेन थीटा लगाएं। टेन थीटा होता है बेटा लंब बटा आधार, लंब यानी परपेंडिकुलर, वो अपने पास कितना आ जाएगा एफ, और बेटा बेसिक में नीचे कितना आ जाएगा एन। भाई टेन थीटा मतलब ये वाला बल बाई ये वाला बल, इसी को तो क्या बोला हुआ है फ्रिक्शन, और इस वाले को क्या बोला गया है एन। तो ये एफ बाई एन आएगा, और एफ को लिखते हैं बेटा म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन लिखेंगे तो क्या बच जाएगा, केवल म्यू बच जाएगा। समझे बात को, केवल क्या बच जाएगा, म्यू बच जाएगा। बेटा इस एंगल को यहाँ से जो थीटा आएगा, मैं एक स्टेप आगे करके लिख देता हूँ, जो थीटा आएगा वो आएगा टैन इनवर्स म्यू। इसी एंगल को बेटा बोला जाएगा घर्षण कोण, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझे बात को। तो घर्षण कोण का मतलब भी समझ में आ गया, मतलब वो एंगल जो नेट फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंब बल और नेट कांटेक्ट यानी संपर्क बल के बीच में बन रहा है। तो कुल मिला के नेट संपर्क बल और अभिलंब बल के बीच में जो कोण बनता है उसे घर्षण कोण कहा जाता है। तो दोनों ही चीज़ें याद रखना कि कभी टेन थीटा निकालना हो तो ऐसे याद रखना टेन थीटा बराबर म्यू, आसान है निकालना, या थीटा बराबर टैन इनवर्स म्यू। इसके अलावा आर निकालना है तो अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। बेटा बहुत बहुत ध्यान देना इन चीज़ों पे, ये दोनों ही पॉइंट अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात को। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। आपने एक चीज़ और लिखी है विश्राम कोण, इसको विश्रांति कोण भी कहते हैं। बोले सर ये क्या है, ये इससे भी आसान है, इससे भी आसान है। देखो मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं नेमिंग कर दूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो। ये अपना ए पॉइंट हो गया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बी पॉइंट की। देखो ध्यान देना, बी पॉइंट में ऐसे समझना, हमने एक बेसिक सा वो बना लिया, मान लो एक वेज, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ये अपना वेज बना लिया और इसके अंदर अपन ने क्या किया बेटा, एक कोई ब्लॉक रख दिया। सुनना अच्छे से, यहां एक ब्लॉक रख दिया, करेक्ट। अब हमने क्या देखा, ये कोई एंगल है, जैसे मान लो ये एंगल रहा होगा, शुरू में कितना रहा होगा थीटा, मतलब एक सतह रही होगी, ध्यान से सुनना है ना, एक सतह रही होगी। इस सतह का क्षैतिज से कितना एंगल अभी, 0। फिर थोड़ा एंगल बढ़ाया, 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 ऐसे एंगल बढ़ाते जा रहे हैं। और इसके ऊपर मान लो अब एक ब्लॉक रखा हुआ है और एंगल बढ़ाते गए, एक पॉइंट आएगा ना जब ये नीचे की तरफ फिसलने लग जाएगा, करेक्ट और नॉट, कि भाई ये जो नत्तल है इसका एंगल बढ़ाते बढ़ाते एक एंगल ऐसा आएगा जब ये नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ कर देगा, शुरू कर देगा। बेटा वो जो एंगल होगा नत्तल का या इंक्लिनेशन का, उसको बोला जाता है विश्रांति कोण या विश्राम कोण। नाम से समझ में आ रहा है ना, मतलब वो अधिकतम कोण जब तक एक नत्तल यानी इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक विश्राम करता है, समझ गए, उसके बाद वो फिसलना चालू कर देता है। बोले ठीक है सर। तो यहां से अगर देखते हैं तो नीचे की तरफ अपने को पता है क्या लगता है, एम जी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ बेटा इसको रोकने के लिए क्या लगेगा, फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का भी अधिकतम वैल्यू कितना होगा बेटा, म्यू इंटू एन। अपने को बेटा यहाँ पे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नॉर्मल इधर लगेगा और नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए कौन आता है, अगर यहाँ देखेंगे नॉर्मल तो बेटा यहाँ पे आएगा एम जी कॉस थीटा। ये अपन पुराने लेक्चर्स में बहुत बार देख चुके हैं, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ एन बराबर एम जी कॉस थीटा आया, इसलिए जो फ्रिक्शन आया बेटा, इस फ्रिक्शन को क्या लिखा जा सकता है, इस फ्रिक्शन को लिखा जा सकता है म्यू एम जी कॉस थीटा, इस तरीके से। अब अपन को पता करना है कि भाई ये स्लाइडिंग शुरू कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए, बराबर करने चाहिए, ठीक है। मतलब वो कोण जब ये स्लाइडिंग शुरू कर दे, या वो कोण जब तक ये विश्राम कर रहा है, स्लाइडिंग शुरू नहीं कर रहा है, समझे, कि भाई ऐसे समझो, वो न्यूनतम कोण जिस पे स्लाइडिंग शुरू कर दे या वो अधिकतम कोण जिस पे स्लाइडिंग ना करे, दोनों का एक ही तो मतलब है। तो वो एंगल अपने को बताना था। तो हमने कहा ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, अब तो बैलेंस करना है बस। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं बेटा अपन एम जी साइन थीटा बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा। फिर से यहाँ से अगर देखते हैं बेटा, तो यहाँ से एम जी और एम जी कट जाएगा, साइन बाय कॉस कितना आ जाएगा 10, और 10 बराबर क्या आ जाएगा म्यू। तो यहाँ से फिर से बेटा वही कहानी आ गई, tan थीटा बराबर म्यू या थीटा बराबर
tan इनवर्स म्यू। समझ में आई बात? यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो थीटा क्या होता है बेटा, tan इनवर्स म्यू हो जाता है। समझ के? यहाँ पर आप बोलोगे कि सर थीटा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में भी कितना होता है, tan इनवर्स म्यू। और ये जो आपने निकाला है ये वाला थीटा कौन सा निकाला है, यहाँ पे थीटा निकाला है बेटा विश्रांति कोण। तो विश्रांति कोण का भी जो एंगल निकाला है वो भी क्या आ गया, tan इनवर्स म्यू। यानी मैथमेटिकली घर्षण कोण और विश्रांति कोण दोनों क्या रहते हैं बेटा, एक जैसे रहते हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। घर्षण कोण का मतलब है अभिलंब और नेट संपर्क बल के बीच का एंगल, और यहाँ विश्रांति कोण का मतलब है नततल का न्यूनतम कोण जिसपे वो फिसलना शुरू कर दे, कोई भी एक ब्लॉक उसके ऊपर। समझ गए बात को? तो इसमें तीन चीजें निकल के आ गई, कॉन्टैक्ट फोर्स, विश्रांति कोण, घर्षण कोण। बेटा मैं जितनी थ्योरी आज दिया हूँ ना आपको, वो सब आपको रटनी पड़ेगी, बैठ के लिख लिख के याद करनी पड़ेगी, और समझ के, उसको भी पूरा पूरा नहीं लट सकते, समझ के। आधे थ्योरेटिकल सवाल तो यही निकालनी है अपन ने, ठीक है, लिखते जा रहे हैं। और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल पार्ट आएगा ना, उसके अंदर उसका काम आएगा। तो मैंने इसीलिए इसको दो पार्ट में तोड़ा है। तो पहले आपको पूरी थ्योरी बता दी, अब जब क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको याद होगा पहले से, फिर उसको रिकॉल करेंगे। तो जब दो दो बार एक ही चीज़ करेंगे तब जाके टॉपिक दिमाग में बैठेगा, वरना ये तो परेशान करेगा ही करेगा। ठीक है, ऐसे। तो आई एम श्योर बेटा इतना पार्ट आप ना थोड़ा समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लो, दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल एकदम फिक्स कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद मैं ना एक नोट और आपको बस छोटा सा बता देता हूँ, या वैसे ही बता देता हूँ। कभी कभी इस तरह के सवाल भी आते हैं कि घर्षण को कम कैसे किया जाना चाहिए। तो बस ये ध्यान रखना बेटा, ल्यूब्रिकेशन यानी कि कोई स्टिकी पदार्थ होता है ना, उसके इस्तेमाल से, या बॉल बियरिंग। कभी अगर आपने पैडल होता है ना साइकिल का, उसको खोल के देखा तो उसमें छोटी छोटी गेंदें होती हैं और दो रिंग्स यानी वलय जैसी होती हैं। तो रिंग्स के बीच में जो गोले लगे होते हैं छोटे छोटे से बियरिंग्स, उसको बॉल बियरिंग कहते हैं। तो बॉल बियरिंग लगा के या ल्यूब्रिकेशन करके स्मूथ करके सरफेस को, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। इसे और ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और हो सकता है, जैसे एक शब्द आता है लोटनी घर्षण। कभी कोई चीज़ बेटा जब घूमती है ना, और उसमें जैसे पहिया घूम रहा है तो उस पर घर्षण काफ़ी कम लगता है, तभी तो पहिए गोल होते हैं। तो वो जो कम घर्षण लगता है ना, वो बेटा उसे कहते हैं लोटनी घर्षण। तो कभी कभी ये सवाल भी आ जाता है कि लोटनी घर्षण कम होगा या स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी नॉर्मल घर्षण कम होगा। ऑफ कोर्स लोटनी घर्षण उससे काफ़ी कम होगा, उसमें बस उतना ही पढ़ना ही है एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये दो तीन जो थ्योरेटिकल चीज़ें बताई, घर्षण कैसे कम कर सकते हैं, बॉल बियरिंग, ल्यूब्रिकेशन, दूसरा लोटनी घर्षण उससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। इन दो को तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना अभी, बाकी ये पूरा एज इट इज कॉपी करके अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से। वंस यू आर डन, फिर आज का क्लास कंप्लीट है, थ्योरी कंप्लीट है। अब अगली क्लास में मैं इसके बाद सारे एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा। अच्छे से याद होगी थ्योरी तो एग्जाम्पल कर पाएंगे। पहले आप ट्राई करोगे, फिर मैं बताऊंगा, और सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे। बाय द टाइम लेक्चर खत्म होगा फिर घर्षण के क्वेश्चन लगाना जहाँ से मर्जी, सब निकल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर।